नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर A नोर्स एवं I.E. मैकमेनस, ऑप्शन नंबर B रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर C A और B दोनों, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर A नोर्स एवं I.E. मैकमेनस। ठीक है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा किस वर्ष दिया गया? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में 125 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके UPSC CGPSC या सीजी व्यापम की एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर A 1986, ऑप्शन नंबर B 1985, ऑप्शन नंबर C 1922, ऑप्शन नंबर D 1952। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर B 1985। याद कर लेना, जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन को भी याद कर लेना। ठीक है, 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 4, जैव विविधता का संबंध है? ऑप्शन नंबर A पौधा, ऑप्शन नंबर B प्राणियों, ऑप्शन नंबर C सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जैव विविधता का जो संबंध है पौधों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों से है। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन कहलाता है? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीन में, ठीक है, ध्यान से समझिए, जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर A पारितंत्र, ऑप्शन नंबर B अनुवांशिक विविधता, ऑप्शन नंबर C प्रजाति विविधता, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर B अनुवांशिक विविधता। किसी जीवों के जीन में, याद रखना, जीन में पाए जाने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में विविधता क्या कहलाता है? ध्यान से समझिए कि ये क्या बोला गया है, पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं की, ध्यान से समझना, प्रजातियों में विविधता। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर A पारितंत्र विविधता, ऑप्शन नंबर B प्रजाति विविधता, ऑप्शन नंबर C A और B दोनों, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर B प्रजाति विविधता। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं की विविधता पूछे तो प्रजातीय विविधता आएगा। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु व वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल इसी तरह के बोर्ड क्वेश्चन पूछता है जो एक बार में समझ ही नहीं आते। ठीक है, इसलिए स्ट्रिक्ट पढ़िए, माइंड को ओपन करके रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको समय बचाना एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक समुदाय के जीव जंतु वनस्पति और दूसरे समुदाय के जीव जंतु वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? चलिए ऑप्शंस पढ़ लेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर A सामुदायिक, ऑप्शन नंबर B पारितंत्र विविधता, ऑप्शन नंबर C A और B दोनों, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर C A और B दोनों। ठीक है, क्योंकि सामुदायिक और पारितंत्र विविधता एक ही है। ठीक है, आपको ध्यान में रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, मैं फिर से बता दूं 125 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराऊंगा, जो कि आपकी जैव विविधता हो गया, पूरे कंप्लीट आपके मटेरियल यहां पर से मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके UPSC के एग्जाम हो, चाहे CGPSC चाहे सीजी व्यापम के एग्जाम हो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या बताता है?
ध्यान से समझिए, एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या बताता है ऑप्शन नंबर ए अल्फा विविधता, ऑप्शन नंबर बी बीटा विविधता, ऑप्शन नंबर सी गामा विविधता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने सेट किए हुए हैं, बहुत इसी तरह के बोर्ड जो है आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए अल्फा विविधता। अगर आपको एक समुदाय पूछे या पारितंत्र में प्रजातियों की अगर कुल संख्या बताता है तो वो है अल्फा विविधता कहलाता है, याद कर लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 9। पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चों वाला आजकल बोर्ड जो है बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछते, इसका रीज़न ये है कि कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए बीटा विविधता, ऑप्शन नंबर सी अल्फा विविधता, ऑप्शन नंबर सी गामा विविधता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बीटा विविधता। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रवणता अगर बोले, ध्यान से समझ लो इसलिए क्वेश्चन को बार बार मैं बोल देता हूँ, पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना जो है बीटा विविधता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भौगोलिक क्षेत्र की प्रजातियों की प्रचुरता को बताता है। ध्यान से समझ लो, एक भौगोलिक क्षेत्र की प्रजातियों की प्रचुरता को बताता है। ऑप्शन नंबर ए गामा विविधता, ऑप्शन नंबर बी बीटा विविधता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए गामा विविधता। ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र की प्रजातियों की प्रचुरता को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 11। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन मायर्स ने, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी पॉल विलियम्स ने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन मायर्स ने। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। प्रसिद्ध ब्रिटिश पारिस्थितिकीवाद नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट जो शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया था? बहुत ही पढ़ने में भी बहुत दिक्कत जा रहा है और क्वेश्चन भी बहुत टफ सेट हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है पूरे वीडियो का। ठीक है, मैं फिर से बता दूं। चलिए, इससे पहले हमने एक क्या देखा था बेटा, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। ठीक है, और इसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रिटिश था ये, ध्यान से समझना। पारिस्थितिकीवाद नॉर्मन मायर्स ने हॉट शब्द को प्रयोग किस वर्ष किया? ऑप्शन नंबर ए 1999, ऑप्शन नंबर बी 1987, ऑप्शन नंबर सी 1988, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 1988। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग को आपको याद रखना है नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, और इसका सन भी आपको याद रख लेना है 1988। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 13। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता है परंतु आवास के विनाश का संकट बना है, क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल के क्वेश्चन इसी तरह के सेट होते हैं बेटा, मैं फिर से आपको बार बार बता दूं। तो इसमें ये पूछा क्वेश्चन को समझ लो कि भौगोलिक क्षेत्र पूछा है बेटा जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता तो है लेकिन उनके आवास के यानी कि रहने के लिए विनाश का संकट बना है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत क्षरण, ऑप्शन नंबर सी हॉट स्पॉट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी हॉट स्पॉट। ठीक है, और हॉट स्पॉट कहते भी किसे हैं इसको ध्यान से अब समझ लो। देखो, हॉट स्पॉट एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है बेटा जहां पर वैश्विक दृष्टि से जातियों की तो समृद्धता होती है लेकिन उनके रहने का जो उनके आवास है उस स्थल पर संकट बना रहता है, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, विश्व में पूरे वर्ल्ड में पूछा है बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हॉट स्पॉट की संख्या पूछे तो 8 है। ध्यान से समझना, वर्ल्ड लेवल में पूछा है। ठीक है, 8 है इसकी संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15। निम्न में किसको हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा गया है?
चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी सुडालैंड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, देखो ध्यान से समझ लो कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। और हॉट स्पॉट किसे कहते हैं बेटा? जहां पर भौगोलिक क्षेत्र एवं स्थानीय वैश्विक दृष्टि से जातियों की तो समृद्धता है, लेकिन उसके जीवों के रहने के लिए आवास का विनाश का जो संकट बना रहता है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। और पूरे वर्ल्ड में 8 है इनकी संख्या। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, हॉट स्पॉट की श्रेणी में किसको रखा गया है? मेडागास्कर को भी रखा गया है, फिलीपींस को भी रखा गया है, सुडालैंड को भी रखा गया है। इसका उपयुक्त सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद कर लेना, हॉट स्पॉट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16, भारत में हॉट स्पॉट की संख्या है। इससे पहले हमने 14 क्वेश्चन में देखा था बेटा कि पूरे वर्ल्ड में हॉट स्पॉट की जो संख्या थी 8 थी, और भारत में ये पूछा है कि भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 19। ठीक है, थोड़ा फंबनेल भी हो रहा है बार बार क्वेश्चन रिपीट करने पर, दोहराने पर। ठीक है, चलिए उसको नज़रअंदाज कीजिए। देखो बेटा, आपको अगर पता है कि पूरे वर्ल्ड में 8 हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में तो 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, है नहीं। एक लॉजिक अगर लगाएं तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी कट हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर सी भी 12 है तो 8 से ज़्यादा है तो कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी कट हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जब 8 हैं तो भारत में स्वाभाविक सी बात है 8 से कम होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन को कट करके हमेशा बनाना, लॉजिक लगाना बेटा, क्योंकि लॉजिक आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्जाम हॉल में। स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपकी इसी तरह के लॉजिक आपके काम आते हैं, ना कि रट्टू तोता। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 17। भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र की संख्या 4 है, पूरे वर्ल्ड में 8 है, लेकिन यहाँ पर भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र का नाम दिया है, उसमें से आपको चयन करना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इंडो बर्मा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रख लो कि भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाटी। ठीक है, तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 18, पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए किसका गठन किया गया है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो कोई भी जीवों की विलुप्तता को, संकटग्रस्त को, है नहीं, सुझाव देने के लिए किसका गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए ICAR, ऑप्शन नंबर बी BHU, ऑप्शन नंबर सी IUCN, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी IUCN। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी परिस्थिति में संकट का अगर अध्ययन करना हो तो इसके लिए IUCN की गठन की है। कौन से जीवों की संकटग्रस्तता है, कौन से जीव विलुप्त हो चुके हैं, कौन से जीव को रेड डाटा बुक में डाला जा चुका है, ये सभी चीज़ों का आप देखेंगे, इसीलिए इनका IUCN का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, IUCN का गठन किस वर्ष किया गया? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार इसे भी UPSC या CGPSC को, इंडिया में जो भी स्टेट PSC के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा चुका है। IUCN का गठन किस वर्ष हुआ? चलिए ऑप्शंस पढ़ लेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 8075, ऑप्शन नंबर डी 1948। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी 1948। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। IUCN का मुख्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसे याद कर लेना। आज इस वीडियो में जितने भी 125 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर स्किप तो बिल्कुल मत करना, आपके लिए बहुत ही इजीली आपको प्रोवाइड हो गया है। मुझे बहुत मेहनत लगा है इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, लेकिन आपको पका पुकाया मिल रहा है, इसलिए आप कम से कम वीडियो देखने में या पढ़ने में लापरवाही मत कीजिएगा। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी गैलेंड स्विट्जरलैंड। याद कर लो इसे, IUCN का मुख्यालय क्या है? गैलेंड स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 21, IUCN विलुप्त, दुर्लभ तथा असुरक्षित व संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों के लिए क्या जारी करता है? मैंने अभी जस्ट बताया था, जब IUCN के बारे में बताया था, तो IUCN जो है क्या करता है, जितने भी जीव संकटग्रस्त हैं या विलुप्त हो चुके हैं उसे किस प्रकार की सूची में जो है जारी करते हैं, इसके रिकॉर्ड्स। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए रेड डेटा बुक, ऑप्शन नंबर बी लाल सूची बुक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो
जितने भी IUCN जो है, जितने भी संकटग्रस्त या विलुप्त हो गए जीवों को, उनको एक सूची तैयार करता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ध्यान से समझना। और रेड डाटा बुक को हिंदी में लाल सूची कहते हैं। जब ए और बी दोनों सही है तो सी, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन पर, हर ऑप्शन पर आपको लॉजिक लगाना है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, IUCN जो है जितने भी जीव, चलिए अगला स्लाइड आ चुका है, अगले बता देंगे हम आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर है 22। विश्व में पौधों और पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर ए लाल सूची, ऑप्शन नंबर बी बही खाता, ऑप्शन नंबर सी ICR, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए लाल सूची, ठीक है। तो विश्व में पौधे और पशुओं की प्रजातियों के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है लाल सूची। इस रेड सूची में बेटा क्या किया जाता है, जितने पर्यावरण में कौन से जाति की सबसे ज्यादा संख्या है, कम है, कौन विलुप्त हो चुके, इसकी पूरी तालिका जो है लाल सूची में दर्ज रहती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23। भारत में संकट आपन्न पादपों पर रेड डेटा बुक किसके द्वारा संपादित किया गया। ध्यान से समझो, भारत में संकट आपन्न पादपों पर रेड डाटा या लाल सूची बुक जो है किसके द्वारा संपादित किया गया। भारत में पूछा है बेटा स्पेशली, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए MP नायर, ऑप्शन नंबर बी ARK शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैंने ये बताया कि IUCN जो है रेड डेटा बुक जारी करते। इस रेड डेटा बुक में जो है जितने भी पशुओं, पक्षियों और जो भी जीव कोई कौन विलुप्त है, कौन संरक्षण में है, इनकी पूरी तालिका सूची रहती है बेटा, ठीक है। तो भारत में स्पेशली जो है MP नायर और ARK शास्त्री ने रेड डेटा बुक को संपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 24। जब किसी जीव या पादपों को उसके आवासीय स्थान से दूर रखकर संरक्षण किया जाता है क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बहुत बार इसे भी UPSC या CGPSC या CG व्यापम या छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। आई होप इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। और जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए बेटा वो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो कैसे भी लगा इसको जरूर बताएं, और कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए उसको भी बता दीजिए, तुरंत हम उस पर वीडियो बना देंगे। इस टॉपिक को जैव विविधता नेशनल पार्क वाले वन्य जीव अभ्यारण्य पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उस स्टूडेंट को हमने ध्यान में रखकर यह वीडियो बना दिया है, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए XC2, ठीक है। जब किसी जीव को उसके आवासीय स्थान से दूर रखकर संरक्षण किया जाता है, ठीक है, उसके आवासीय स्थान से दूर रखकर बेटा, ठीक है, उसे XC2 संरक्षण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 25। जब किसी जीव या पादप को उसके आवासीय स्थान से दूर रखकर, सॉरी ये दूर नहीं है बेटा, उसी स्थान पर है, ठीक है, या उसी के निकट है। ये दूर थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, मैं फिर से बता दूं। मैं क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जब किसी जीव या पादपों को उसके आवासीय स्थान पर ही या उसके आवासीय निकट स्थान पर ही संरक्षण किया जाता है क्या कहलाता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा इन सीटू संरक्षण, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले में हमने क्या देखा था, जब किसी जीव को उसके पादपों को उसके स्थानीय आवास से दूर रखकर संरक्षण किया जाता है वो XC2। और इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही बता रहा हूं। जब किसी जीव को उसके पादपों से उसके स्थानों पर या उसके निकट संरक्षण किया जाता है उसे इन सीटू कहते हैं, ठीक है। जब कोई पादपों को उसके स्थानीय आवासों पर ही संरक्षण किया जाता है उसे इन सीटू कहते हैं। ये जो दूर रख कर है ये निकट है बेटा, ध्यान रखना, या उसके आवासीय स्थान पर है। थोड़ा मिसप्रिंट है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, ऐसा आशा करता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1984, ऑप्शन नंबर डी 1986। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972। ध्यान से समझ लो, ठीक है। वन्य है ये, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और एक और आपको डाउट क्लियर कर दूं, अगर वन संरक्षण पूछे, ठीक है, वन संरक्षण 1980, अगर वन्य आ गया, वन्य जीव संरक्षण 1972। मैं फिर से डाउट क्लियर करा दूं बेटा, बहुत कंफ्यूजन होते हैं और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वन्य पूछे तो 1972, अगर वन संरक्षण पूछे तो 1980। आई होप क्लियर डाटा जो क्लियर हो गया हो आपके माइंड से।
कन्फ्यूजन नहीं होना बेटा, ठीक है। वन्य है ये, इसलिए 1972 आ जाएगा। अगर वन संरक्षण अधिनियम होता तो 1980। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, भारत या तो ये कह सकते हैं कि नेशनल पार्क बोलते हैं बेटा इसे इंग्लिश में, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैं फिर से बता दूं, उसके आग्रह करने पर हमने तुरंत वीडियो बना दिया है, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो भी कैसा लगा बेटा, बहुत ही जरूरी है, आपका फीडबैक हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए इसको ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 105, ऑप्शन नंबर बी 205, ऑप्शन नंबर सी 208, ऑप्शन नंबर डी 207। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 105। तो भारत में वर्तमान में बेटा, ठीक है, टोटल नेशनल पार्क की जो संख्या है 105 है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। और योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 28। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? इससे पहले हमने क्या देखा बेटा कि पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है, लेकिन अब ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। पूरे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की संख्या 105। अगर स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश है, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने अगर पूछूं तो 10 है, याद रख लो 10 है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 29। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। अगर आपने आंख नाक कान को खोल कर रखा है, तभी अभी मैंने कुछ सेकंड पहले बताया कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कुल कितनी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी संख्या भी मैंने बताई है। चलिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे बेटा। देखते हैं कि आप एक एस्पिरेंट होने के नाते कितने एक्टिव हैं हमारी वीडियो पर, कितने सचेत हैं आप, अपने कितने सीरियस हैं, ये हम आपको देखना चाहते हैं। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं बेटा? टोटल नेशनल पार्क की संख्या 10 है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट मध्य प्रदेश है, और पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 है, ठीक है। डेटा क्लियर हुआ बेटा, याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 13। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर देखो ध्यान से समझने, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, इंग्लिश में यूनियन टेरेटरी बोलते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान में संघ शासित प्रदेश, ध्यान से समझना, यहाँ पर संघ शासित प्रदेश है। तो संघ शासित जो प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कौन से संघ शासित प्रदेश में बेटा? ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार। तो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अगर स्टेट पूछे बेटा भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है, कंफ्यूजन मत रहना, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 31। अंडमान निकोबार जो कि संघ शासित प्रदेश है, इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान है? देखो बेटा, इससे पहले हमने क्वेश्चन में ये देखा था कि भारत में संघ शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अब इस क्वेश्चन में यह पूछ दिया कि अंडमान निकोबार में जो कि संघ शासित प्रदेश है, इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करा देता हूं बेटा आपको, ठीक है। भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 105। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान है। संघ शासित प्रदेश की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार है, जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 32। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में जितने 125 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, पूरे के पूरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए
जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या नाम है बेटा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 33, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस राज्य में है? देखो क्वेश्चन में ही आपको एक फैक्ट्स देखने को मिल गया जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ठीक है, और ये किस राज्य में है ऐसा पूछा। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अभी अभी मैंने जस्ट कुछ सेकंड पहले पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आप बहुत एक्टिव हो तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है और जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 34, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थापना वर्ष है। देखो बेटा मैंने इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट है जो जिससे रिलेटेड है उसको एक जगह मैंने सेट कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, एक ही जगह सारे डेटा आपको उपलब्ध हो जाए। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। अब इसका वर्ष मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1936। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं ताकि आपको याद ही हो जाए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बेटा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड राज्य में है और इसका स्थापना जो वर्ष है बेटा 1936 है। याद कर लो इसे। ठीक है, मैंने इतनी मुश्किल से एक जगह जो है सबमिट करके रखे हैं बेटा ताकि आपको कोई समस्या ना जाए, आपकी सफलता बहुत आसानी से सुनिश्चित हो जाए, ये हमने प्रयास किया है। वीडियो को ऐसा लगा बेटा कमेंट में जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करना इस चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 35, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है बेटा? 105। उन 105 में सबसे बड़ा कौन सा है, क्वेश्चन ये कहा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी कांगेर घाटी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा? लद्दाख में है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 36, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभी अभी मैंने कुछ ही सेकंड बताया है और मैंने जानबूझ के आंसर बताया है कि ताकि आप जो है एक्टिव हैं कि नहीं इसको मैं चेक करते रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है बेटा, आप एक्टिव हैं तो इसका आंसर आपको तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि अगर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़िए, वरना अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, दूसरा काम धंधा कीजिए। ठीक है, चलिए हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। और लद्दाख जो है एक संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संघ शासित प्रदेश लद्दाख में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 37, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। देखो मैंने इसलिए आपको बार बार रिपीट होता रहे बेटा क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ही हिंट कर दिया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। अब इसका क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो ऑप्शंस पढ़ लो। ऑप्शन नंबर ए 12,410 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1440 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 30,550 वर्ग किलोमीटर। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 30,550 वर्ग किलोमीटर। याद रखना भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है, जिसका क्षेत्रफल 30,550 वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ऐसा आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर है 38, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। देखो अभी तक हमने सेट किया था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अब यहाँ पर सेट कर दिया हमने सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ताकि सारे मटेरियल्स बेटा आपको एक ही जगह मिल जाए। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सबसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा बेटा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि अंडमान और निकोबार में है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 39। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप कहाँ है? मैंने कुछ ही सेकंड पहले इसका आंसर बता दिया है। मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि बेटा आप जो है एक्टिव हैं या नहीं। आपको कैसे लगा ये वीडियो जरूर बताइए। क्वेश्चन सेट करने का अंदाज कैसे लगा, आपको लेवल कैसे लगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम तो यही बताते रहते हैं, लेकिन आप कमेंट के द्वारा फीडबैक दीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो आती रहे। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है, याद कर लो इसे, अंडमान निकोबार। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है और 30,550 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है, आई होप छोटा बड़ा आपको सभी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 14 यानी कि 40वां नंबर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो मैंग्रोव की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन चल पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान से समझ लो। सुंदरवन, एक क्वेश्चन तो यहीं पर आपको मिल गया कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। देखो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको ऑप्शन आगे चलकर पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंग्रोव के अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है बेटा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखो सभी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसी से बन गए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये जो कि मैंग्रोव की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको 3 जो है फैक्ट्स मिल गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 41। एशियाई सिंह के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बोल दूं बेटा, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरे तो पूरे इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी हल्के लेवल का नहीं है। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए वरना आप हल्के में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी कांगेर घाटी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि एशियाई सिंह या तो बब्बर शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है बेटा, वो क्या है? एशियाई सिंह के लिए जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस जस्ट सेकंड पहले मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका आंसर। ठीक है, जितने लोग आलस्य के तौर पर देख रहे हैं बेटा वो देखिए ही मत, जो लोग एक्टिव हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले मैंने इसका आंसर बताया है। अगर सेकंड पहले आपको याद नहीं है तो एग्जाम हॉल में फिर क्या करोगे ये भगवान ही जाने। फिर इसलिए दिमाग नाक कान जो खोल सकते हो खोल के रख दो बेटा। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, जो कि एशियाई सिंह या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 43। सर्वाधिक बाघ घनत्व एवं सफेद शेर के लिए विख्यात बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आपको एक फैक्ट मिल गया बेटा। देखो सर्वाधिक बाघ घनत्व, ठीक है, और सफेद शेर के लिए विख्यात बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे पूछे कि सफेद शेर या बाघ का सर्वाधिक बाघ का घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन से आपको फैक्ट मिल गया, इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। चलिए अब ये पूछा कि किस राज्य में है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा मध्य प्रदेश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड और कौन सी बातें हैं? राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 10 है। ठीक है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, जिसमें सर्वाधिक बाघ के घनत्व एवं सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बांधवगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अगर आप छत्तीसगढ़ से है तो आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इससे राष्ट्रीय उद्यान को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। और जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो पुराना नाम है संजय करके था। ठीक है, याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है 45। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कथन सही है। आपको राष्ट्रीय उद्यान का कम से कम डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन कौन से कथन है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा क्या है, नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक रहता है। ऑप्शन नंबर सी, किसी विशिष्ट पशु हेतु निर्मित होता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में या तो नेशनल पार्क के बारे में इन सभी कथनों को ध्यान रखना बेटा। ये सरकार के द्वारा नियंत्रण रहता है। इसमें सभी मानव के आने जाने, आवागमन, घूमने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। ठीक है, और ये किसी विशिष्ट पशु के लिए निर्मित किया जाता है। एक पर्टिकुलर पशुओं को ध्यान में रखकर उनके डेवलप, संरक्षण, संवर्धन के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथन ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। चलिए अगला स्लाइड आ चुका है 46। क्वेश्चन नंबर, वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्न कथन सही है। इससे पहले हमने देखा बेटा कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में था, यहाँ पर देख रहे हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। निजी कार्य की अनुमति। ऑप्शन नंबर बी, इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन की अनुमति। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कौन से, यहाँ निजी कार्य की अनुमति होती है, आप कर सकते हैं। इसका सीमा निर्धारण होता है बेटा, याद रखना। और यहाँ पर आप चाहो तो घूम सकते हैं, पर्यटन की अनुमति होती है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में सरकार के द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, उसमें मानवीय गतिविधियों का पूर्ण प्रतिबंध और किसी विशिष्ट पशु हेतु निर्मित होता है। ठीक है, चलिए दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 47। जब एक जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है तो क्या एक राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आजकल इसी तरह के मैं बार बार बोलता हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन पूछते हैं जो एक बार में समझ नहीं आते। इसमें यह बोला गया बेटा, जब देखो अगर चाहे तो जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है। ठीक है, उसे राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो क्या उसे वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा, परिवर्तित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक जीव जो पहले से एक वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे तो राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो उसे वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, 543। भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 543 है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 49। अंडमान निकोबार में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अंडमान और निकोबार में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या पूछा गया बेटा। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 96, ऑप्शन नंबर बी 97, ऑप्शन नंबर सी 98, ऑप्शन नंबर डी 99। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 96। अंडमान निकोबार में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 96 है, 96 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15। हाफ सेंचुरी पूर गया इस वीडियो का और बहुत ही टफ 125 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप 50वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर सी कांगेर घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट। देखो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, प्राप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 51। बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए अजैविक संगठन का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी जैविक संगठक का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखो बायोस्फीयर रिजर्व को ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या जैवमंडल आगार कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आगार दोनों का एक ही नाम है बेटा, कंफ्यूजन मत होना। जैवमंडल
आगार और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसके बारे में इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों अजैविक संगठन का संरक्षण होता है और जैविक संगठनों का संरक्षण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से इसलिए आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि बायोस्फीयर के बाद अगला जयमंडल आगार आए तो कंफ्यूजन मत होना, दोनों एक ही नाम है, जयमंडल आगार और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, जयमंडल आगार और बायोस्फीयर को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देखो जयमंडल आगार को और किस नाम से जाना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जयमंडल आगार को और किस नाम से जाना जाता है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख लेना। इस क्वेश्चन को मेरे को प्रिंट करने और ऐड करने का मतलब यही था कि जयमंडल आगार को बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, देखो अब ऐसे ही जयमंडल आए तो अब कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। जयमंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अगर मैं पूछूं बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है तो वही भी एक ही मतलब है, अगर जयमंडल आगार की संख्या आपसे बोर्ड पूछे तो भी एक ही मतलब है, दोनों का एक ही नाम है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 18। तो जयमंडल आगार की जो संख्या है या बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे यूपीएससी एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है नोकरेक जयमंडल आगार कहाँ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी करा रहा हूँ बेटा बहुत उम्दा लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है। नोकरेक जयमंडल आगार कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी शिमला। इसका जो सही आंसर आ जाएगा मेघालय, ठीक है। तो नोकरेक जयमंडल आगार कहाँ है, मेघालय में है। और नंदा देवी जयमंडल आगार या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में। इसका स्थापना वर्ष पूछा है। चलिए इसका जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन नंबर बी 1990, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1992। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1988। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना वर्ष 1988 और नोकरेक जयमंडल आगार जो है मेघालय में है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 57, मानस बायोस्फीयर रिजर्व या मानस जयमंडल आगार कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी गोवा। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए असम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करा दूं, नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय और मानस जो है असम में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 58, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन में देख चुके हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व या जयमंडल आगार की संख्या कितनी है, 18 है। तो यहाँ पर यह पूछा है कि उन 18 में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी डिब्रू साइखोवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी डिब्रू साइखोवा जो कि असम में है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 59, डिब्रू साइखोवा जयमंडल की जो कि सबसे छोटा है यह किस राज्य में है। मैंने अभी अभी बताया है, हर क्वेश्चन का मैंने एक आंसर बता देता हूँ आगे चलकर, ताकि आप एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते इसका मुझे अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। और आपकी तार्किक माइंड को खोल के रखना है, इसलिए आप जो है आँख नाक कान को सबको खोल कर रखिए बेटा, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इतनी हमारे ऊपर भरोसा रखिए। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, डिब्रू साइखोवा जो सबसे छोटा जयमंडल है वो कहाँ है, असम में है, ठीक है, असम में है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 16, दिहांग बिहांग बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित है यानी कि कहाँ है ऐसा पूछा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी
मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 61। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले हमने क्या देख चुके हैं बेटा कि सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू साइखोवा है, जो कि असम में है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है बेटा कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो कि कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा जो कि असम में है। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। ठीक है, आई होप आपको रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा यही क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 62। थोड़ा स्लाइड चेंज करने में दिक्कत हो जाता है क्योंकि बोलना भी पड़ता है, सब सिस्टम एक ही साथ, थोड़ा दिक्कत हो जाता है बेटा, इसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन में ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो सबसे बड़ा है कहाँ है। मैंने अभी बताया बेटा इसको। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूँ। सबसे छोटा जो बायोस्फीयर है वो कहाँ है बेटा, उसका नाम है डिब्रू साइखोवा जो कि असम में है। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है 18 है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है मन्नार की खाड़ी है। अब वही जो मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा वो कहाँ है ऐसा पूछा है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, इसे याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 63। सबसे पूरा जय मंडल आगार का नाम है। ये पूरा नहीं बेटा, पुराना है, थोड़ा ना जो है मिसप्रिंट हो चुका है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पुराना जय मंडल आगार का नाम है या सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी कच्छ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 63 का नीलगिरी। ठीक है, सबसे पुराना जय मंडल आगार का क्या नाम है, नीलगिरी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 64। देखो 63 में हमने क्या देखा था, सबसे पुराना जय मंडल आगार का केवल नाम देखा था। तो सबसे पुराना जय मंडल का क्या नाम था, नीलगिरी था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है बेटा कि नीलगिरी जो जय मंडल आगार जो है सबसे पुराना है वो किस राज्य में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने फिर से आपको रिपीट करा दिया बेटा। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको बार बार उस चीज़ों से गुजर आऊँ, आपको बार बार याद कराऊँ, मेरा ये प्रयास रहता है। देखो सबसे पुराना नीलगिरी इसमें सबमिट हो गया है। अब ये इसमें नया फैक्ट ये है कि बेटा ये किस राज्य में है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा जो नीलगिरी है तमिलनाडु में है, याद कर लेना बेटा। ठीक है, सबसे पुराना नीलगिरी है और नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 65। सबसे नवीन बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या देख लिया बेटा, सबसे पुराना जो जयमंडल का नाम था नीलगिरी, नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है। इस पे यहाँ पर मैंने जानबूझ के सेट किया है नया को, सबसे नवीन बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। मेरा प्रयास रहता है बेटा सारे मटेरियल आपको एक जगह पके पुकाए मिल जाए। देखो पुराना नया वर्ष इसका ऐसे मतलब हमने उसी प्रकार से सेट किया जिससे आपके माइंड में जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कोई डाउट ना रहे। तो सबसे नवीन बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है बेटा पन्ना है और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। इसका जो स्थापना वर्ष है 2011 है। ठीक है, बहुत से फैक्ट पता चल गया। सबसे नवीन बायोस्फीयर का क्या नाम है, पन्ना, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई, 2011 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा 66। सबसे नवीन बायोस्फीयर पन्ना किस राज्य में है। मैंने अभी बताया है बेटा इसको। ठीक है, आई होप आपको, अगर आपने ध्यान से सुन रहे हैं वीडियो में बने हुए तो आपको पूरा पता हो ही गया होगा। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, सबसे पुराना जयमंडल बायोस्फीयर का नाम है नीलगिरी। सबसे पुराना नीलगिरी जयमंडल है। ठीक है, पुराना सबसे अगर पूछे नीलगिरी, सबसे नवा अगर पूछे नवीन पूछे तो पन्ना है। सबसे नवीन बायोस्फीयर पन्ना किस राज्य में है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसे बार बार मैंने आपको बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 67। सबसे नवीनतम जयमंडल आगार पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है उसका स्थापना वर्ष है। देखो बेटा हमने क्वेश्चन इसी तरह सेट किया ताकि आपको रिपीटेशन होता रहे, लेकिन यहाँ पर वर्ष पूछा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ लो। सबसे नवीनतम कौन है, जयमंडल आगार पन्ना।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में आपको फिर से सीखने को मिल गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उसके स्थापना वर्ष पूछ दिया बेटा ऑप्शन। चलिए, बहुत बार 3 बार इसका आंसर बता चुका हूँ। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 2011। याद रख लेना, नवीनतम है। सबसे नवीनतम जयमंडल आगार पन्ना, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, इसके स्थापना वर्ष जो है बेटा 2011 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 68। सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि नीलगिरी है और जो है तमिलनाडु में, इसका स्थापना वर्ष है। देखो, आपको क्वेश्चन में फिर से रिवाइज हो गया, लेकिन इस बार स्थापना वर्ष पूछा है। सबसे पुराना बायोस्फीयर कौन सा बेटा? नीलगिरी। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में, इसका स्थापना वर्ष पूछा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1986, ऑप्शन नंबर बी 8046, ऑप्शन नंबर सी 7033, ऑप्शन नंबर डी 1990। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1986, 1986। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 69। कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ठीक है, तो कंचनजंगा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है कहाँ है बेटा? सिक्किम में है। ठीक है, याद कर लेना इसे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1770। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी केरला। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है या जयमंडल आगार कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश में है। पन्ना भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और जो नवीनतम है जिसकी स्थापना वर्ष 2011 है, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 71। तमिलनाडु में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पूछा। चलिए अगस्त्यमाला, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही, इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखो बेटा, नीलगिरी आपने देखा कि सबसे पुराना जो क्या है जयमंडल आगर है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, नीलगिरी भी। मन्नार खाड़ी आप देखेंगे सबसे बड़ा जो है जयमंडल आगार है वो मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसका जो सही आंसर आप देखेंगे, तमिलनाडु में ये तीनों जो है जयमंडल आगार पाए जाते हैं। अगस्त्यमाला भी, नीलगिरी भी, मन्नार की खाड़ी। नीलगिरी सबसे पुराना, मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी सबसे पुराना, मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है। देखो ध्यान से समझ लो, नवीनतम पूछा है बेटा। ऑप्शन नंबर ए अचानक कमार अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी शीत मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी पन्ना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पन्ना। ठीक है, तो सबसे नवीनतम बोला है बेटा। ठीक है, नवीनतम में आपको मुखाग्र याद करना है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसका स्थापना वर्ष 2011 में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 73। यूनेस्को के द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व जिन्हें विश्व की प्राकृतिक धरोहर में पहचाना गया है? देखो ध्यान से इसको समझिए। अभी हमारे भारत देश में कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा। लेकिन यहाँ पर ये बोला स्पेशली यूनेस्को के द्वारा 18 में से कितने बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व की प्राकृतिक धरोहर में पहचाना गया है? क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। देखो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा 18 में से कितने को पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्राकृतिक धरोहर में पहचाना गया है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 11। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो कि जो भारत में 18 जैव आगार मंडल है उसमें से 11 को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में पहचाना है। 18 में से पूरे वर्ल्ड में कितने बेटा है? 11 को। याद रख लो 11 को, क्योंकि इसे यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बार बार मैंने करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ चुका है स्लाइड पर। यूनेस्को द्वारा चिन्हित बायोस्फीयर रिजर्व जिन्हें विश्व की प्राकृतिक धरोहर में पहचाना गया है। देखो इससे पहले हमने क्या देखा कि 18 में से 11 को यूनेस्को ने जो है चिन्हित कर दिया था कि विश्व की प्राकृतिक धरोहर में। लेकिन अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन है जिसे यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व की प्राकृतिक धरोहर में चिन्हित किया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इन सभी को जो है यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व की प्राकृतिक धरोहर में पहचान कर दिया है या चिन्हित कर दिया है। 74 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है,
और टोटल 18 में कितने को चिन्हित किया है? 11 को। ठीक है, और इन सभी को इनका नाम आपको याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 75। स्थलाकृति तथा जल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्थलाकृति तथा जल के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा आर्द्र भूमि, इसी को दलदली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रचलित भाषा में आर्द्र भूमि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दलदली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बांगर, ऑप्शन नंबर सी खादर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अभी मैंने जस्ट इसका आंसर बता दिया है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। प्रचलित भाषा में आर्द्र भूमि को क्या कहते हैं? दलदली क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 77। अवस्थिति के आधार पर दलदली क्षेत्रों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर बी अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो अवस्थिति के आधार पर ध्यान से समझ लेना, अवस्थिति के आधार पर दलदली क्षेत्रों को सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि और अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 78। सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि समुद्रों और स्थल का मिलन बिंदु होती है, जो स्वच्छ एवं लवणीय दोनों प्रकार की होती है। इसके प्रमुख उदाहरण है। देखो बेटा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक बार पढ़ने में तो बिल्कुल समझ नहीं आते। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि समुद्रों और स्थल का जो मिलन बिंदु होती है, जो स्वच्छ एवं लवणीय दोनों प्रकार की होती है। इसके प्रमुख उदाहरण उसे कक्ष, ज्वारी, मैग्रोव और स्वच्छ जलीय आर्द्र भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मैं फिर से बता दूं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 79। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करती है, इसलिए यह कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति का रक्षक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का गुर्दा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 80। भारतीय प्रवाल भित्ति क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रवाल भित्ति बेटा, ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया है? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 2375 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2697 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2552 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 2375 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रवाल भित्ति ध्यान रखना बेटा, प्रवाल भित्ति से अगर पूछे वर्ग किलोमीटर को तो 2375 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 81। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है? इससे पहले हमने देखा था कि प्रवाल भित्ति का क्या क्षेत्रफल देख लिया। इसमें अब देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 82। भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो प्रवाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, आपके 82 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो गए बेटा। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट करके और बताएं कि वीडियो का लेवल क्वेश्चन लेवल कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए बेटा उसको भी जरूर बताएं, क्योंकि एक स्टूडेंट के कमेंट करने पर ये हम नेशनल पार्क वनस्पति वाला जैव विविधता वाला वीडियो लेकर आए हैं। आपको भी जिस भी टॉपिक पर डाउट है उसका कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, हम तुरंत उस पर वीडियो बनाकर भेज देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 83। बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से शुरुआत की गई?
ऑप्शन नंबर ए 9083, ऑप्शन नंबर बी 9073, ऑप्शन नंबर सी 9063, ऑप्शन नंबर डी 9053। इसका जो सही आंसर आ जाएगा 1973, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 9073। बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपसे पूछे तो 9073 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 84। सन 1972 में पहली बार बाघों की गणना की गई। इसमें गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बाघों की गणना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? 1972 में, लेकिन किस विधि का प्रयोग किया गया था? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पग मार्ग विधि, ऑप्शन नंबर बी कैमरा ट्रैप विधि, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पग मार्ग विधि और कैमरा ट्रैप विधि का प्रयोग किया गया था 1972 में बाघों की गणना के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 85। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बाघों की समुचित सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी बाघों की सुनिश्चित व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर सी बाघों का आवास का परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? 1973 में। ठीक है, और इसका पहली बार गणना कब हुआ था बेटा? 1972 में। लेकिन बाघ या प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से शुरुआत किया? 1973। इतना आपको ध्यान में रखना, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य है बाघों की समुचित सुरक्षा करना, बाघों की सुनिश्चित व्यवस्था करना और बाघों का आवास का परिरक्षण, है नहीं, उसका बचाव करके उसके आवास को रखना, ये महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 86। वर्तमान में भारत देश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर संचालित है? बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान में पूछा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 72। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 50। ठीक है, वर्तमान में भारत देश में कितने हैं? 50 प्रोजेक्ट टाइगर जो है संचालित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 87। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की एरिया वाइज पूछा है बेटा, है नहीं। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी नल्ला मल्ला, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी नल्ला मल्ला। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है नल्ला मल्ला को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 88। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए पन्ना, ऑप्शन नंबर बी पेंच नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी मानस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा बेटा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नल्ला मल्ला। लेकिन सबसे छोटा अगर टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी पेंच नेशनल पार्क। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 89। पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में है? मैंने चंद सेकंड पहले इसका आंसर आपको बता दिया। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में है बेटा? ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, अब बेटा अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको CGPSC CG व्यापम की कोर्स परचेस करना है बेटा तो आप जो है योगेंद्र साहू जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 90। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए नामदफा, ऑप्शन नंबर बी अचानक मार, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नामदफा। ठीक है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बहुत बार भी पूछा जा चुका है नामदफा को, है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 91। देश का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। कालकड़ मुंडन थुराई। ठीक है, इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कालकड़ मुंडन थुराई तमिलनाडु बेटा। ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेंच महाराष्ट्र, पन्ना मध्य प्रदेश। इसमें से कौन जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है? अगर आपने
इंडिया का मैप देखा होगा तो आपको आंकड़ा लग गया होगा कि दक्षिणतम भारत में कौन आता है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, कालकड़ मुंडन थुराई तमिलनाडु। ठीक है, देश का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अगर आपको मैप भी है तो इसका आपको ऐसी लॉजिक के तौर पर पता लग जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 92, देश का 50वां टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देखो आपको क्वेश्चन के माध्यम से एक और फैक्ट मिल गया कि भारत में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं बेटा, 50 है। और जो 50वां टाइगर जो रिजर्व है वो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसको भी आपको दो जानकारियां इस क्वेश्चन के माध्यम से मिल गई। देखो भारत में टोटल कितने हैं, 50 टाइगर रिजर्व है। 50वां किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 50वां टाइगर रिजर्व है बेटा उसका नाम क्या है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कामलांग अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी, तमोर पिंगला। ऑप्शन नंबर सी, बादलखोल। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, कामलांग। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 50वें नंबर का टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 93, निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 94, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं बेटा। चलिए ऑप्शंस पढ़ लो। ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सांखला। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर चलो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सांखला। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 95, प्रोजेक्ट हाथी निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट हाथी बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, 1992। ऑप्शन नंबर बी, 1994। ऑप्शन नंबर सी, 1948। ऑप्शन नंबर डी, 1990। ठीक है, ये डी नहीं लिखा है तो उसको नज़रअंदाज करना, लेकिन आप समझ गए हैं कि ये डी में 1990 है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, 1992। प्रोजेक्ट हाथी याद रखना, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट जो हाथी है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1992 में। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, क्वेश्चन का लेवल, उसको फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसको भी आप जरूर कमेंट में लिख देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 96, भारत सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए कौन सा परियोजना चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, गजमते। ऑप्शन नंबर बी, हाथी संरक्षण परियोजना। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आई होप आपको ऑप्शंस पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि हाथियों की रक्षा के लिए कौन सा परियोजना या हाथियों से रिलेट आप लॉजिक लगा सकते हैं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो भारत सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमते और हाथी संरक्षण परियोजना जो है चलाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 97, भारत सरकार ने 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना को कहाँ से प्रारंभ किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अब ये पूछा गया है कि भारत सरकार ने 1992 में हाथी जो संरक्षण है बेटा उसे कहाँ से प्रारंभ किया, किस जगह से प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए, केरल। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के सिंह भूमि जिले। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झारखंड के सिंह भूमि जिले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ही से बहुत बार भी पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 98, वर्तमान में भारत देश में कितनी हाथी रिजर्व है। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, 33। ऑप्शन नंबर बी, 32। ऑप्शन नंबर सी, 34। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है बेटा वर्तमान में भारत देश में जो है 32, याद रख लो 32 जो है हाथी रिजर्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 क्वेश्चन देखेंगे। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया। याद रखिए हाथी को राष्ट्रीय विरासत, विरासत का मतलब होता है कि हमें विरासत में मिला हो, बहुत हमें
हमारे साथ सदियों से चला आ रहा हो। ठीक है, विरासत पशु कब घोषित किया गया बेटा? चलिए 2 अक्टूबर 2009, ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर 2010, ऑप्शन नंबर सी 8 अगस्त 1999, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त 21 जनवरी 1998। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर 2010। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वर्ष जो है 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था हाथी को। इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 100 यानी कि 100 यानी कि शतक आपका पूर्ण चुका है। ठीक है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, अभी तक 100वें क्वेश्चन तक आप बने हैं तो आप सभी को आभार व्यक्त। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाथियों के संरक्षण के लिए कौन सा जागरूकता अभियान चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए मोर जोड़ीदार, ऑप्शन नंबर बी हाथी मेरे साथी, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त हाथी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाथी मेरे साथी। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अभी भी 25 क्वेश्चन और बचे हुए, टोटल 125 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो बेटा तो CGPSC CG व्यापम का, तो आप जो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अगला 101वां आ गया स्लाइड। कस्तूरी मृग परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1995। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 1970। ठीक है, कस्तूरी मृग परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई बेटा? 1970। इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 102। हंगुल परियोजना यानी कि हिरण से रिलेटेड है बेटा। ये हंगुल परियोजना किससे रिलेटेड है? हिरण से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 2002, ऑप्शन नंबर डी 2005। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1970। ठीक है, हंगुल परियोजना जो है 1970 को प्रारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 103। हंगुल यूरोपियन रेडिएटर प्रजाति वाला हिरण कहाँ का राजकीय पशु है? ध्यान से समझ लो, हंगुल यूरोपियन रेडिएटर प्रजाति वाला हिरण कहाँ का राजकीय पशु है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। याद रख लो इसे। ठीक है, और जो प्रजाति का नाम है बेटा हिरण का, उसको भी प्रजाति को नाम रख लो हंगुल यूरोपियन रेडिएटर प्रजाति। ठीक है, हंगुल यूरोपियन रेडिएटर प्रजाति है। ठीक है, हिरण की जो प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 104। गिर सिंह जो कि गुजरात में है परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देखो, गिर सिंह जो परियोजना है गुजरात में है बेटा, है नहीं इसका स्टेट। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1983, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1967। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 1973। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर सिंह परियोजना कहाँ है बेटा? अगर आपसे पूछे गिर सिंह परियोजना कहाँ है तो गुजरात में। आपको एक फैक्ट यहीं से मिल गया, और इसका वर्ष अगर पूछे तो 1973। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 105। कछुआ संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1998। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 1975। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। चलिए अगला क्वेश्चन है 106। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। मगरमच्छ या घड़ियाल संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1996। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 1975। ठीक है, मगरमच्छ या घड़ियाल परियोजना। ठीक है, 1975 याद कर लो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 107। मगरमच्छ की सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर ए लवण युक्त खोर जल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैग्रोव वन
ये खारे है बेटा, खोर नहीं है, ठीक है। लवण युक्त, ऑप्शन नंबर ए लवण युक्त खारे जल, ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी, क्योंकि मगरमच्छ सर्वाधिक लवण युक्त खारे जल में, मैंग्रोव वन में, तो ए बी दोनों सही है। उसके बाद सी भी ऑप्शन दिया दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 108। सर्वाधिक मगरमच्छ अभयारण्य किस राज्य में है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक मगरमच्छ अभयारण्य किस राज्य में है बेटा? ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा आंध्र प्रदेश। याद कर लो, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक मगरमच्छ अभयारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 109। निम्न में से कौन प्रमुख घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी चंबल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये जो सभी ऑप्शन ए बी सी जो है प्रमुख घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। याद कर लो, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 110। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 111। भारत में वर्तमान में कितने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हैं? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 22। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 16, ठीक है। भारत में वर्तमान में कितने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बेटा 16। याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। अगर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोले तो उसकी संख्या है 16, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 112। भारत में मगरमच्छ अभयारण्य की संख्या है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो इससे पहले हमने क्या देखा था कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र था 16, ठीक है। लेकिन इसमें ये पूछा है बेटा कि मगरमच्छ अभयारण्य की संख्या इस बार पूछा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं 19, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन नंबर सी 34, ऑप्शन नंबर डी 39। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11, ठीक है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने क्या देखा था, फिर से रिवाइज करा दूं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की संख्या 16 है, लेकिन मगरमच्छ अभयारण्य की अगर संख्या पूछे तो 11 है बेटा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 113। थामिक एक विशेष प्रकार का हिरण है। इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए थामिन परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1987, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर डी 2010। इसका जो सही आंसर है बेटा जो थामिन जो परियोजना हिरण को लेकर है, इसका जो स्थापना वर्ष प्रारंभ वर्ष देखें तो 1977 है। याद रख लेना 1977, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है 114वें क्रम का। एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन गेंडा के संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देखो आगे का क्वेश्चन मैं बता देता हूं बेटा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। देखो एक सिंगी वाला गेंडा कहां पाया जाता है? भारत में। लेकिन ये जो गेंडा परियोजना है किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? इसका आगे का क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देता हूं। गेंडा जो परियोजना है किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1987, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं। एक सिंग वाला गेंडा जो भारत में पाया जाता है, गेंडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1987, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 115। एक सींग वाला गेंडा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत है, इसका प्रमुख कारण है। देखो बेटा गेंडा का अवैध शिकार होता है, तस्करी होता है, इसका रीजन क्या है? इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको भी जानने का मौका मिल जाएगा। चलिए काम उत्तेजक औषधि बनाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी मांस हेतु, ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शनी हेतु, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए काम उत्तेजक औषधि बनाते हैं इसके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंगी वाला गेंडा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत, इसका रीजन क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आ जाएगा। इससे काम उत्तेजक औषधि बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 116।
लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1996, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1992। याद रखना, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। जो लाल पांडा परियोजना है 1996 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 117वां। अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से समझ लो, लाल पांडा बोला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैट बियर, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटी बियर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए कैट बियर। याद रख लो ना कि जो लाल पांडा है उसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 118वां। लाल पांडा कहाँ का राजकीय पशु है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। ठीक है, तो लाल पांडा जो है सिक्किम का क्या है? राजकीय पशु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 119। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन से आपको ये मिल गया कि जो डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव किसने घोषित किया? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया। अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव किसने घोषित किया? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। लेकिन कब घोषित किया गया है? इसका जो अगर सही आंसर आपको बता दूं तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जो जलीय जीव है कौन है? डॉल्फिन है। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। इसे 2009 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 120 यानी कि 120। गंगा डॉल्फिन परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? देखो यहाँ पर गंगा डॉल्फिन परियोजना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, उसका वर्ष 2009 था। लेकिन यहाँ पर गंगा डॉल्फिन परियोजना पूछा गया है बेटा, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1997। ठीक है, तो 1997 में यानी कि 1997 में गंगा डॉल्फिन परियोजना का जो है प्रारंभ किया गया था इसी वर्ष। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 2009 में। किसके द्वारा? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 121। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए 2002, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2003, ऑप्शन नंबर डी 2005। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001। गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है 2001 को प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 122। एशियाई से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान से समझ लो। ठीक है, एशिया में, ध्यान से समझना, एशिया में गिद्धों को समाप्त हो रहे हैं उसके संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सेव। क्वेश्चन से ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गया। ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हाथी संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी गिद्धों को समाप्त होने से बचाना, ऑप्शन नंबर सी हिरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नाम से स्पष्ट है बेटा क्वेश्चन के, तो इसका संरक्षण किसके लिए किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी गिद्धों के समाप्त होने से बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है? गिद्धों संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, गिद्ध से रिलेटेड है ये योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 123। भारत में अधिकतर गिद्धों की मृत्यु का कारण किस ड्रग्स के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए डाइक्लोफेनाक, ऑप्शन नंबर बी नॉन स्टेरॉइडल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 124, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड फंच नेचर जो एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था है जो मुख्यतः पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापन मुद्दों पर कार्य करती है, इसका मुख्यालय है
चलिए इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है बेटा, ठीक है। इसका मुख्यालय है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी रोम इटली, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पर इसका मुख्यालय पूछा है, ठीक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, ठीक है, WWF का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से आपके जो है टॉप 124 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 124 क्वेश्चन है, सभी को याद कर लेना, ठीक है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट भी करना आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए, और हमको फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है। अगर आप CGPSC या CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। आपको बेहतर से बेहतर मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आपको वहां पर पढ़ाया जाता है। बहुत ही कम फीस में आप अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।